तुम्हें क्या लगता था कि क्लास में सबसे अच्छा परफॉर्म कौन करेगा? लास्ट ईयर क्या कमी रही कि आपकी रैंक 526 पहुंच गई, और इस बार इतनी अच्छी क्या रही कि रैंक 68 आ गई? तुम आदर्श नगर से उत्तम नगर तक आती थी, 9 बजे की सुबह क्लास होती थी, कितने बजे चलती थी तुम? गर्ल्स कैंडिडेट है, वैसे ही प्रेशर होता है, और दूसरी तरफ 2 साल ख़राब हो गए, तो कभी आप लोगों ने नहीं सोचा कि इसका कहीं भी एडमिशन करवा दिया जाए? निकिता, तुमने जब कोचिंग ज्वाइन किया तो ये नहीं सोचा कि मुझे इतना दूर होगा, और फर्स्ट टाइम भी ज्वाइन किया, फिर सेकंड टाइम भी तुमने ज्वाइन किया, मैं ऑनलाइन ले लेती हूँ, ऑफलाइन ही लेने का क्या पर्पज़ था? सोशल मीडिया तुम यूज करती नहीं हो, इंट्रोवर्ट तुम हो, कार्टून देखती थी क्या तुम? मिशन इंजीनियरिंग की कौन सी चीज़ तुमको सबसे अच्छी लगी? डिमोटिवेशन हुआ कि अब मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा है, ये मैंने गलत डिसीजन ले लिया। मैं सब पापा की बात को सीरियसली लेती थी, लेकिन होता ना कि पढ़ते समय हो जाता था कुछ। सर एक टेस्ट था, उसमें मेरे माइनस में नंबर थे ऑनलाइन। सोची मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी अगर 200 से मेरी अच्छी 200 तक भी रैंक आ गई ना, तो फिर आप मुझे, मैंने मांगा था मम्मी से कुछ, लेकिन मम्मी ने बोला कि ठीक है दे दूंगी। अब लेकिन मिला नहीं मुझे। हेलो एवरीवन, आज हम लोग मिलने जा रहे हैं मिशन इंजीनियरिंग की एक बहुत ही प्यारी बच्ची, जिसके इंटरव्यू के लिए मुझे बहुत दिनों से इंतजार था। निकिता, कैसे हो निकिता? सर बहुत अच्छे, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? जी सर, मैं बहुत अच्छी हूँ। निकिता, आज तुम्हारी जर्नी से मैं लोगों को इंस्पायर करवाना चाहता हूँ कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे मोटिवेटेड रहना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि डिप्लोमा की शुरुआत कैसे हुई, डिप्लोमा करने का प्लान कैसे हुआ? सर 10th के बाद मेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे, तो या तो आर्ट्स लेने का ऑप्शन था या फिर ये वाला ऑप्शन था। इसके बारे में लीड का मतलब डिप्लोमा का, सॉरी, तो मेरे किसी फ्रेंड ने बताया था कि डिप्लोमा का एग्ज़ाम दे दे, तो मैंने वैसे वो कोई फोकस नहीं थी इस बारे में, मैंने बस दे दिया एग्ज़ाम 1 महीने की पढ़ाई में, तो मेरी रैंक ठीक ठाक आ गई। तो फिर अब मैं आर्ट्स पढ़ना नहीं चाहती थी, तो मैंने फिर डिप्लोमा ले लिया और CSC में एडमिशन लिया। तो तुमने डिप्लोमा कस्तूरबा कॉलेज से किया? हाँ जी सर। 10 में क्या परसेंटेज है तुम्हारी? सर मेरी 60%। डिप्लोमा में CSC क्यों लिया तुमने? सर मुझे ऐसा लगता है CSC का फ्यूचर बहुत ज़्यादा सही है, और जिस तरह से मेरे को घर में बोला जाता है तो कि ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकती है, तो ऐसा कोई ले जो आगे चल के जिसका फ्यूचर भी बढ़िया हो। तो तुम्हारी 3 साल की जर्नी कैसी रही डिप्लोमा की? सर कोई जर्नी खास नहीं है। डिप्लोमा में परसेंटेज क्या थी तुम्हारी? मेरी 65। मतलब 60 से तुम 65 पहुंची। अब बीटेक में क्या चांस चाहती हो? नहीं सर, बीटेक में अच्छा करूँगी। सीधा 85? हाँ सर, बीटेक में अच्छा करूँगी, मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ मैं पूरी। तो मुझे एक बात बताओ कि तुमने जो डिप्लोमा का बैच किया था वो कब से कब तक था? 2019 से 2022 या 2020 से 2023? 2018 से 2022 मेरी डिप्लोमा में बैक थी। अच्छा, तो 2018 से तुमने स्टार्ट किया। हाँ। और जो कंप्लीशन हुआ था तुम्हारा 2022 में हुआ था। तुमने लीड की तैयारी मिशन इंजीनियरिंग से 2 बार की? हाँ, मैंने 2 बार करी है। फर्स्ट टाइम तुम्हें 2023 बैच के लिए आई थी। हाँ। उसके बाद 2024 बैच के लिए। जब 23 बैच में आई तुम, तो उस टाइम में लेटरल एंट्री का सबसे पहला दिमाग में किसके आया था? सर मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं डिप्लोमा के बाद जॉब करूँगी, तो इसीलिए मैंने सोचा पकड़ना तो पढ़ाई है, क्योंकि सभी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल बनना चाहती थी मैं, ग्रेजुएशन पूरा करना चाहती थी। तो क्योंकि मैंने डिप्लोमा किया था तो ऑफकोर्स उसका फ्यूचर बीटेक ही है, तो इसलिए मैंने बीटेक लेटरल एंट्री की तैयारी करी। तो मतलब तुम्हारा प्लान पहले से ही था। पापा क्या करते हैं तुम्हारे? डी मॉल में वर्किंग है। ओके, बीटेक के लिए प्लान किया तुमने, तो सबसे पहले घर में किसको बताया? पापा को। पापा का क्या रिएक्शन था? पापा मेरे कभी भी पढ़ाई के लिए नहीं रोकते, बहुत सपोर्टिव है। उन्होंने बोला कि तुझे जितना पढ़ना है पढ़, बस फीस की चिंता मत कर, पढ़ लिया आगे। तो घर में कौन कौन है? मेरे घर में हम 3 सिस्टर्स हैं और मम्मी पापा। तो बड़ी सिस्टर आप हैं? सबसे बड़ी आप हैं? आपके बाद एक और है, उसके बाद निकिता है। ओके, तो आप क्या करती हैं? मैं अभी फ़िलहाल गुड़गांव में जॉब करती हूँ। आपसे छोटी? वो अभी BMLT कर रही है, लैब टेक्नीशियन। और उसके बाद तुम हो? हाँ जी सर। वो फॉरेंसिक में जाना चाहती है। आपने क्या किया हुआ है?
अभी मेरा LLB चल रहा है। अभी चल रहा है, मतलब जी। पढ़ाई भी कर रही हैं और जॉब भी कर रही हैं। निकिता, जब तुमने 2023 का बैच ज्वाइन किया, 2023 का बैच कब ज्वाइन किया था तुमने? सर 2022 के सितंबर या फिर अक्टूबर में। तो तुम्हारी उस टाइम में रैंक कितनी आई थी? सर मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक 526 526 थी। उस टाइम में तुमने कोई कॉलेज क्यों नहीं लिया? सर ऐसा नहीं था कि सर मुझे कॉलेज नहीं मिल रहा था, मुझे नोएडा जैसे काफ़ी दूर कॉलेज मिल रहे थे और IPU के ही कॉलेज मिल रहे थे, हाँ। लेकिन बहुत अच्छे कॉलेज नहीं थे। बहुत अच्छे कॉलेज नहीं थे। राइट। सर ना लेने के बहुत से कारण थे। एक तो मेरे घर से बहुत दूर पड़ जाता था और दूसरा मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं थी और ना ही उस कॉलेज की प्लेसमेंट अच्छी थी, तो मैं अपने आप को सेकंड चांस देना चाहती थी। ठीक है, तो घर में तुमने सबसे पहले किसको बताया कि जो अभी मुझे मिल रहा है वो मैं स्किप करना चाहती हूँ और अगले साल के लिए जाना चाहती हूँ? तो तुमने क्या सेम टाइम पर डिसीजन ले लिया? नहीं, बहुत मुश्किल था क्योंकि दोबारा अटेम्प्ट देना कि दोबारा सबको कन्विंस करना कि मैं दोबारा एग्ज़ाम देना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी सब मान गए। मैंने पापा को बोला कि पापा मेरे को दोबारा चाहिए, तो फिर दीदी को बोला, तो फिर दीदी ने बोला कि ठीक है तू दोबारा कर ले, फिर हो गया। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? सर सपोर्ट तो पापा करते ही हैं पढ़ाई में, लेकिन इस बार मेरी बहन ने बहुत सपोर्ट किया कि तू कर, मैं पीछे खड़ी हूँ। नाइस। ऐसा सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देता है ये सब चीज़ें। सेकंड टाइम तुमने कब ज्वाइन किया था? सर सेकंड टाइम 2023 में किया होगा, मैं नवंबर शायद। तो तुमने पहले क्यों नहीं ज्वाइन कर लिया? सर क्योंकि मैं वही कंफर्म नहीं थी, सोच रही थी कि जॉब ले लूँ एग्ज़ाम दे करके, कि डिप्लोमा से कुछ कर लूँ, लेकिन और इसीलिए, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि नहीं, दे देती हूँ एक और बार तैयारी करने के लिए। लास्ट ईयर क्या कमी रही कि आपकी रैंक 526 पहुंच गई, और इस बार इतनी अच्छी क्या रही कि रैंक 68 आ गई? मम्मी मेरे में थी। ऐसा नहीं है कि ये कहूँगी कि पहले अच्छा नहीं पढ़ाते थे अब अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कमी मेरे अंदर थी, मैं फोकस्ड नहीं थी, मैंने सबको लाइटली लिया और खुद को अंडर एस्टिमेट किया कि मेरे से नहीं हो पाएगा, या फिर ऐसे ही मेरे अंदर कमी थी। मैंने क्वेश्चन पेपर बहाने मारती रही कि नहीं हुआ है। आप लोग पूछते हो कि कर लिया होमवर्क, कहते हाँ सर कर लिया, आप बोलते देते 50 थे, मैं करती 20 थी। तो बस, लेकिन इस बार मैंने कुछ भी ढिलाई नहीं करी। आप 50 बोलते तो 45 तक मैं पहुंच ही जाती थी। जो ऐसे बच्चे हैं जो तुम्हारे जैसा काम करते थे, उन बच्चों को तुम क्या सजेस्ट करोगी? कि मैं सजेस्ट करूँगी कि बहाने बनाना बंद करो। खुद से कितना बहाने बनाओगे अपने लिए? फ्यूचर तुम्हारा है आगे चल के। सर वगैरह को तो झूठ बोल दोगे कि नहीं हुआ, या फिर सर बाहर गई थी, लेकिन तुम तो जानते हो कि तुम घर पर ही हो, खाली बैठे हुए हो। तो भाई खुद से भागना बंद करो अगर तुम्हें अच्छा फ्यूचर चाहिए तो क्या तुमको एक साल वेस्ट करने का गिल्ट फील होता है, या अब ऐसा लगता है कि नहीं मैंने जो किया अच्छा किया? सर जब मैं तैयारी कर रही थी ना, तो मेरी मम्मी काफ़ी स्ट्रिक्ट है, तो कभी कभी बोलती थी कि अगर इस बार पहले से भी दूर चली गई तो 526 है, नेक्स्ट टाइम 720 700 में रैंक आ गई तो बेकार ही है, से अच्छा तो लास्ट ईयर ही एडमिशन ले लेती। तो ये सब सोच के बहुत डर लगता था कि अरे नहीं, इतना दूर नहीं जाना तो बेकार हो जाएगा पढ़ाई। लेकिन बस यही सब डर लगता था, लेकिन फिर बाद में आ गई अच्छी रैंक। तो अब कैसा लगता है? अब लगता है कि नहीं, कोई गिल्ट नहीं है कि मैंने ड्रॉप लिया है, कोई बात नहीं, ड्रॉप लिया है, लेकिन ड्रॉप के बाद तो रिज़ल्ट अच्छा आया। और जब तुम्हारी रैंक आई तो मम्मी का क्या रिएक्शन था? मम्मी ऑफ कोर्स खुशी थी। कह रही थी कि बढ़िया हुआ कि फालतू एडमिशन अगर 700 आता तो भी कराना ही पड़ता है। हाँ, और अगर अच्छा रैंक आया तो भी कराना ही पड़ता है, लेकिन अच्छी रैंक में क्या होती है, कॉलेज अच्छा है, फ्यूचर अच्छा मिल जाता है। और अगर 700 में कोई कोने में किसी कॉलेज में चली जाती तब तो बहुत दुख होता। गुड, तुम समझ पाती हो इस बात को, अच्छी बात है, गुड। निकिता घर में कितनी देर पढ़ाई करती थी? ये मतलब स्टार्टिंग में इसको पोक करना पड़ता था हमेशा।
हम लोग देखते थे पढ़ाई नहीं कर रही एग्ज़ाम के टाइम पर भी, तो हम लोग ऐसे बोलते थे कि अब देखना अभी तुम्हारा 500 रैंक आया ना, तो वही मम्मी बोलती थी कि तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, फिर उसका और ज़्यादा रैंक दूर चला जाएगा, फिर तुम ऐसे वैसे। तो हमें बड़े बहन होने के नाते इस पर ध्यान देना पड़ता था, पोक करना पड़ता था कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो वो गिनती के सिर्फ 4 घंटे बैठती थी सही से फोकस हो करके कि हाँ पढ़ाई करना है। तो मैं जानती हूँ कि सिर्फ ये 4 घंटे भी पढ़ेगी ना, तो इसका मतलब पूरी अटेंटिव होकर पढ़ती है उस समय पे। तो ऐसा रहता है, तो नो फ़ोन्स, नो ये वो अदर कोई एक्टिविटीज़ नहीं, तो बस उस सबको दूर करके 4 घंटे फोकस होकर सिर्फ पढ़ती है। फिर उसके बाद बाकी के घंटे ऐसे ही रहती है, सोती रहेगी या फिर अपना कार्टून देखेगी। तो पिछले साल की पढ़ाई और इस साल की पढ़ाई में आपको कितना अंतर लगा, या अभी भी उतना ही पढ़ती थी ये? नहीं, पिछले साल उसने नहीं ध्यान दिया बिल्कुल भी। उसको उस स्टार्टिंग में बहुत पोक करना पड़ता था उस समय पे पढ़ाई के, जब इसके 500। और 2024 में भी आपको पोक करना पड़ा? नहीं, उस समय पे ऐसा होता था कि एक बार अगर बोल दिया तो फिर ध्यान देने लग गई थी कि हाँ नहीं चाहिए। तो फिर उसके बाद कभी कभी रिमाइंड कराना पड़ जाता है ना, कि अगर आप सोशल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो तो याद दिलाना पड़ता है कि अरे तुम्हारा ट्यूशन भी है, तुम्हारा फ्यूचर भी है, तो ये ध्यान में रखो और उसके बाद तैयारी करो। तो फिर एक बार रिमाइंड करा देते थे तो पूरे महीने ठीक रहती थी। एक मोटिवेशनल स्पीच देना पड़ जाता, तो फिर उसके बाद पूरे महीने फिर वो एकदम बिना बोले फिर पढ़ने बैठ जाती थी 4 घंटे। बस सिर्फ 4 घंटे से ज़्यादा देती ही नहीं पढ़ाई में। कंसंट्रेट होकर के 4 घंटे दे तो अच्छा है। और आप बता रहे हैं कि ये जब भी देती थी तो कंसंट्रेशन से देती थी, मोबाइल एंड ऑल कुछ भी यूज नहीं करती थी, तो ये बहुत अच्छी चीज़। तो निकिता, तुम आदर्श नगर रहती हो ना, तुम आदर्श नगर से उत्तम नगर तक आती थी, 9 बजे की सुबह क्लास होती थी, कितने बजे चलती थी तुम? 6 बजे किसी भी हालत में उठना ही पड़ता था, ठीक है। तो फिर मैं घर से निकलती थी 7:30 का मतलब मैक्सिमम टाइम लेके। अगर मैं इस समय घर से निकलती हूँ तो जाके यहाँ पर टाइम से 10 मिनट पहले पहुँच जाती हूँ। लेकिन मैंने बहुत ही रेयर कभी देखा होगा कि निकिता क्लास में लेट हुई। नहीं, वो 10 मिनट पहले आ जाती है जी। निकिता की ये बहुत अच्छी बात थी कि इतना दूर से आने के बावजूद भी निकिता हमेशा टाइम पर पहुंचती थी। निकिता, तुमने जब कोचिंग ज्वाइन किया तो ये नहीं सोचा कि मुझे इतना दूर होगा, और फर्स्ट टाइम भी ज्वाइन किया, फिर सेकंड टाइम भी तुमने ज्वाइन किया, मैं ऑनलाइन ले लेती हूँ, ऑफलाइन ही लेने का क्या पर्पस था? मैं जब पहली बार यहाँ पर आई और डिस्टेंस देखा तब तो बहुत बुरा लगा कि इतनी दूर आना पड़ेगा मेरे को। एक तो मैं रोज़ का मेट्रो अफोर्ड नहीं कर सकती, और बस में मुझे प्रॉब्लम होती है, सर चक्कर आते हैं। तो शुरुआत में तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, चली जाएगी, आगे भी तो तेरे को बस में कभी ना कभी तो ट्रैवल करना ही, अभी से सीख ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने बोला कि नहीं ठीक है, मैं देखती हूँ कुछ महीने जा कर के। तो फिर जब मेरे को यहाँ की पढ़ाई अच्छी लगने लगी तो फिर मेरे को एक मोटिव मिलने लगा कि अगर मैं आज नहीं गई, आज जैसे आलस में मैंने छुट्टी कर ली, तो अगली बार क्लास में कुछ नहीं समझ में आएगा। मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है कि अगर मेरा थोड़ा भी छूट जाता है तो फिर वो मेरा कवर नहीं हो पाता, वापस से घर पे भी जा कर के उतने अच्छे से कवर नहीं हो पाता जितनी क्लास में बैठ कर के होता है। तो पहले तो प्रॉब्लम हुई थी आने जाने में, और फिर दूसरी टाइम मैंने इसलिए यहाँ पर ज्वाइन किया। ऑफकोर्स सर यहाँ पर आदत बन गई है पढ़ने की, अब दूसरे को पढ़ाए थोड़ा कम समझ में आता है, आप ही लोगों से पढ़ाया हुआ ज़्यादा समझ में आता है। तो मैं सोची नहीं, अब यहीं पे पढ़ना है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मेरे माइंड में पहले भी एक बात आई है और आज भी मुझे बात आ रही है कि तुमने फर्स्ट टाइम पूरा पढ़ाई कर ली। अब सेम टीचर अगर पढ़ा रहे हैं तो नो डाउट कंटेंट भी लगभग सेम होगा। तुम हमेशा रेगुलर रही हो, पहले वाले बैच में भी रेगुलर रही हो, सेकंड वाले बैच में भी रेगुलर रही हो, नोट्स तो तुमने बना ही रखा था। तो कभी तुम्हारे माइंड में ऐसा नहीं आया कि मेरे पास नोट्स तो है ही, मैं उसी को पढ़ लेती हूँ और मैं ज्वाइन नहीं करती हूँ दोबारा से? सर मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, ऐसा ना हो कि आगे चल के मुझे इस बात का गिल्ट रहे, अरे नहीं शायद मैं ट्यूशन ले लेती तो ज़्यादा समझ में आता, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता, कुछ सिलेबस वगैरह में कुछ फेरबदल होता है या फिर कुछ एक्स्ट्रा कराया आपने, तो वही बात जाती है। और मैंने पहले साल जो थी मैं अटेंटिव नहीं थी, और मैं भी जानती हूँ, ठीक है। तो मैं चाहती थी कि इस बार थोड़ा अटेंटिव रहूँ पूरी क्लास में, तो इसलिए मैंने दोबारा भी ऑफलाइन लिया। ऑनलाइन मिशन इंजीनियरिंग की कौन सी चीज़ तुमको सबसे अच्छी लगी? सर एक तो रिलेट करके जैसे आप पढ़ाते हैं कि
एक जैसे सर पढ़ाते हैं कि रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाते हैं कि मैकेनिक्स में, मैथ्स में भी कभी कभी तो स्टोरीज भी सुनाते हैं कि ये ऐसा हुआ था इनके साथ, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है कभी कभी पढ़ने में कि ऐसा नहीं लगता कि बोर हो रहे हैं। और पढ़ाई तो सर अच्छी होती है यहाँ पे, तभी तो मैं 2 बार आई हूँ पढ़ने के लिए जबकि मेरे घर के सामने ही भी एक ट्यूशन है जो कि यही सेम पढ़ाई कराते हैं, लेकिन फिर मैं यहाँ आई क्योंकि मुझे यहाँ का थोड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग अच्छा पढ़ाते हो, आप लोगों से पहले से ही थोड़ा क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं नए लोगों के सामने नहीं घुल मिल पाती, तो यहाँ पर काफ़ी फ्रेंडली नेचर है आप सबका। मैं ले सकती थी, लेकिन ऑनलाइन में सर वही बात आती ना कि मेरे को बहाना बनाने की आदत है। आप क्लास ले रहे हो, मैं नीचे चली गई पानी पीने के लिए, वो लेने के लिए, या फिर ध्यान नहीं है क्लास में, ऑनलाइन में ऐसा हो जाता है मेरे साथ। शायद और बच्चों के साथ भी होता हो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस मुझे कम समझ में आती है, मतलब जितना मैं ऑफलाइन 70% भी गेन करती हूँ, तो फिर ऑनलाइन में मैं 40-50। जब तुम फर्स्ट टाइम कोचिंग के लिए आई तब तुम्हारे माइंड में क्या आइडिया था कि मुझे कितना पढ़ाई करना है, कैसे कैसे पढ़ाई करना है, और उसको कितना फॉलो कर रही थी? कोई आइडिया नहीं था कि कितना पढ़ाई करना है, मैं तो वो लाइटली ले रही थी क्योंकि मैंने डिप्लोमा का जब मैंने एंट्रेंस निकाला था तो भी मैंने लाइटली ही लिया था, और CSC मिल गया KIT में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मेरे साथ में 1200 वाली रैंक की भी थी क्लास में, तो मुझे भी लगा कि उतना ही होगा, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी 1-2 महीने पढ़ के निकल जाएगा, लेकिन नहीं, पढ़ाई करनी पड़ती है। और फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ाई करी मैंने, मतलब इतना ही पढ़ा जितना ज़रूरी, मतलब कि मैंने वो मैकेनिक्स तो छोड़ ही दिया। अच्छा। हाँ, मैथ्स करी, अब फिर एग्ज़ाम में जब मैथ्स आई तो पता चले बस का नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में मैथ्स टफ दी जाती है। अगर 25 क्वेश्चन भी रहते हैं मैथ्स के, तो उसमें से मुश्किल से आप 6-7 बना पाओगे, उसके आगे आप नहीं कर पाओगे क्योंकि टफ लेवल होता है। और जो भी करी थी मैंने ये रीजनिंग वगैरह करके ही करी थी, लेकिन इस बार मैंने मैकेनिक्स पे बहुत ध्यान दिया और सर ने बहुत बढ़िया पढ़ाते भी है। पहले तो मैं ध्यान ही नहीं देती थी क्या चल रहा है, लेकिन अब मैंने मैकेनिक्स पे बहुत ध्यान दिया, एक पॉइंट्स नोट्स किए और फिर उसे पढ़ी घर पे जा कर के साथ के साथ, तो मैकेनिक्स मेरी अच्छी हो गई। इस बार मैंने मैकेनिक्स अच्छी करी। और मैथ्स तो नॉर्मली थी कि 6-7 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाए, बस इतना ही चाहिए। अच्छा, और जब तुम सेकंड टाइम आई, हम बोल सकते हैं एक बार के लिए फर्स्ट टाइम का हमारा फेलियर, सेकंड टाइम आदमी बहुत सोच करके आता है, तो जब तुम सेकंड टाइम सोच करके आई तो तुमने क्या सोचा था, मुझे कितना पढ़ना है, कैसे ध्यान में देना है, क्या क्या सोचा था तुमने? सर मैंने ये सोचा था कि फर्स्ट टाइम में जो गलती मिस्टेक्स करी हूँ मैं रिपीट नहीं करूँगी। जैसे जो भी आप होमवर्क दिया मैंने वो टाइम पे किया, डाउट्स आए तो वो पूछा, क्लास में भी मैं सर से पूछती थी कि सर ये कैसे हुआ। और फिर जो ऐसे कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ शुरू से, तो मैं 50 लोगों के सामने ही नहीं पूछ सकती कि मुझे नहीं आता, तो फिर वो मैंने सुधारा थोड़ा बहुत। सेकेंड अटैम्प्ट में ये तो मैं मानूंगा कि सेकेंड अटैम्प्ट में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। बहुत, मतलब मैं तो सीधा सीधा ये बोल सकता हूँ ना कि ये वीडियो जो भी बच्चा देख रहा हो उसको ना निकिता से सीखना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। मैं ऑल टाइम डिस्कस करता था इस चीज़ को लेकर कि निकिता जो पिछले 3 साल रही हमारे पास, ठीक है, उस टाइम में एक मूर्ति आती थी, चेयर पर बैठती थी और वापस मूर्ति को घर चली जाती थी। और इस वाले बैच में ना, मतलब स्टार्टिंग से जब आई थी तो इसने घर से मेरे को पता नहीं क्या खा के आती थी। इसका ये था कि क्लास में मुझे बोलना ही बोलना है, और ये उसके लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट रहा। एक कहावत है, नेचर एंड सिग्नेचर कैन नॉट चेंज, बट निकिता ने प्रूव किया नेचर चेंज होता है। सर से चेंज ही करना है, क्योंकि जैसे मैं पहली थी वो नहीं हो पाएगा आगे चल के, मतलब उसका कोई फ्यूचर नहीं है। जैसे मैं पहली थी, चुप रहना, कम लोग दोस्त कॉन्टैक्ट्स में रखना, तो ये सही नहीं होता और ना ही किसी को ऐसे रहना चाहिए। अब मुझे बताओ कि जब तुम सेकंड टाइम आई तो क्या उम्मीद लेकर के आई थी कि फर्स्ट टाइम में मेरी 526 रैंक आई, सेकंड टाइम में मैं कहाँ तक पहुँचूँगी? सर 200। अरे वाह, क्या बात है।
सर मैं यही सोची कि मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी अगर 200 से मेरी अच्छी 200 तक भी रैंक आ गई ना तो फिर आप मुझे, मैंने मांगा था मम्मी से कुछ लेकिन मम्मी ने बोला कि ठीक है दे दूंगी। अब लेकिन मिला नहीं मुझे। क्या मांगा था भाई तुमने? मैंने नया मोबाइल मांगा था कि मेरे को मोबाइल देना, लेकिन मिला नहीं। कह रही है कि देखती हूँ फिर देखते हैं कब मिलता है। मिल जाएगा मिल जाएगा। माँ बाप इतना सपोर्ट कर रहे हैं ना तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत दूर नहीं है। तो जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आया तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस थी कि काश 200 तक आ जाए और तुम्हारी रैंक 67, सर 68। सॉरी 68। तुम्हें कैसा फील हुआ? सर कैसा फील हुआ सर, पहले तो मुझे तो लगा कि शायद किसी और निकिता का रिजल्ट देखा मैंने कि मुझसे, मेरे को खुद को अपने आप से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि 68 रैंक थी, क्योंकि क्लास में इतने बच्चे बैठे रहते हैं, मुझे सबके सब मुझसे इंटेलिजेंट लगते थे। हाँ मुझे लगता है सबके सब रैंक मुझसे आगे ही लेकर आएंगे। तो मैं वही सोच रही थी कि शायद किसी और निकिता का रिजल्ट देखा होगा, लेकिन फिर मैंने जब पूरा मैच किया अच्छे से रोल नंबर वगैरह तब पता चला 68। हाँ इसने रोल नंबर वेरीफाई किया था कि ये मैं ही हूँ ना ऐसा। नहीं वास्तव में 68 रैंक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जहाँ पर इतने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। सर ऐसा नहीं था मैंने मेहनत नहीं करी थी, मैंने मेहनत करी थी। लास्ट के 4-5 महीने मैंने सब चीज़ कवर कर लिया था। मतलब मैथ्स मैंने एक बार सारी पढ़ ली थी कि अगर जैसे शुरुआत में जो चैप्टर मुझे इजी लगते थे, खासकर मैंने डिफरेंशियल इंटीग्रेशन 2 बार पढ़ी थी। सर ने 2 बार रिवीजन कराया था तो मैंने रिवीजन करके भी दोबारा पढ़ी थी। मतलब मैंने सारा चीज़ पढ़ा था और रिवीजन मैंने भी 2-3 बार सबका किया था। यही तो रीजन है 68 रैंक का। तुम टेस्ट सीरीज के लिए क्या बोलोगी? टेस्ट सीरीज कितना इम्पोर्टेंट है? सर टेस्ट सीरीज तो बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट जो टेस्ट देने आई थी इसमें जो लास्ट शायद 2-3 दिन पहले ही एग्ज़ाम से पहले मैं टेस्ट देने आई थी, तो बहुत कम बच्चे भी आए थे उस वक्त, भव्या वगैरह भी नहीं थी। तो उसमें तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही होगा, क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट था। तो फिर लेकिन दिया और मार्क्स भी अच्छे नहीं आए लेकिन उससे मैंने घर पे जाके दोबारा से देखा कि क्या क्या चीज़ नहीं आती। सभी टेस्ट में मैंने ऐसा ही करा है कि जो जितने भी मार्क्स अगर मेरे अच्छे नहीं आए हैं या फिर मैंने कुछ गलत किया है तो फिर मैं घर पे जाके उसको दोबारा सॉल्व करती और फिर देखती कि अरे नहीं इसका आंसर ये था, मैंने ये लिखा। मतलब सब चीज़ मैंने करेक्ट करा वापस से। और फुल लेंथ टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर आप एक सिंगल सब्जेक्ट का देते हो तो सही है, सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं, लेकिन फुल लेंथ टेस्ट देने से ना ऐसा लगता है आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो बेस बन जाता है। उस टेस्ट में ऐसी क्या गलती रही कि उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आए? सर शुरुआत में तो जैसे अब जब गैप्स होता था टेस्ट में तब तो ठीक था, क्योंकि पढ़ने का टाइम मिलता था, लेकिन तब मार्क्स ठीक आते थे। लेकिन फिर जब आपने गैप देना थोड़ा कम कर दिया तो सिर्फ उतना ही पढ़ती थी जितना जैसे जो इजी लगता था, जो बन जाता था, तो मैं सिर्फ उतना ही पढ़ती थी। लेकिन मैं उस जो भी मैंने गलत किया, जो भी गलतियाँ करी, तो उसको मैंने सुधारा। और कभी कभार मेरी प्रॉब्लम भी है कि मैं जल्दबाजी में मैं कुछ और ही कर देती हूँ मतलब कि टेस्ट में जल्दबाजी में मेरे आंसर्स गलत आ जाते हैं, तो फिर उसको मैंने फिर ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देख के कि अरे नहीं ऐसे। क्लास में कोई ऐसा जिसको सोचकर ऐसा लगता था कि इससे तो मेरी रैंक अच्छी आनी चाहिए? नहीं सर ऐसा तो नहीं, क्योंकि सभी तेज लगते थे। लेकिन हाँ जैसे कि कुछ बच्चे हैं जैसे गर्ल्स में ही, जैसे भव्या, ज्ञानवी, वैष्णवी, ये सब, तो उन सब के साथ थोड़ा बहुत कंपटीशन चलता था, खासकर भव्या से, क्योंकि भव्या मेरा कंपटीशन लगती थी मुझे कि नहीं वो थोड़ी अच्छी है। वो भी ड्रॉप आउट थी, तुम भी ड्रॉप आउट थी। पर कभी ऐसा नहीं सोचा कि उससे अच्छे आने ही चाहिए, क्योंकि वो अच्छा करती है तो कभी पूछ लेती हूँ कि तुमने कैसे किया, बस हेल्प के नेचर से ही कंपटीशन था हमारा। नो डाउट भव्या ने भी ना बहुत मेहनत की। जब रियल में मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब भव्या आई थी ना तो मुझे उससे इतनी उम्मीद नहीं थी जितना वो अच्छा कर गई। लेकिन ऐसा नहीं कि वो अच्छा कर गई, वो पूरे बैच में थ्रू आउट बहुत अच्छा परफॉर्म करती रही है। बस भव्या की एक ही गड़बड़ थी
तुम बताओ क्या थी? उसकी कंसिस्टेंसी नहीं थी। और मैम जब भी वो छुट्टी करती थी ना तो मैं निकिता को बोलता तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है, तो ये बोलती सर मुझे क्या पता, मैं तो उधर से आती हूँ। मैं घर जाकर उससे पूछती थी कि क्यों नहीं आई, तो कहती मैं यहाँ गई हुई हूँ, वहाँ गई हुई हूँ। ठीक है, घूमो फिर तुम, और क्या कह सकते। तो मुझे एक बात बताओ, तुमको फ्रेंड सर्कल का फ़ायदा मिला? हाँ सर, फ्रेंड सर्कल का बहुत फ़ायदा मिला, और सबको मिलता है, सिर्फ मेरे को नहीं। फ्रेंड सर्कल का फ़ायदा सबको मिलता है कि कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो उनसे पूछ लो, या फिर आज मैं एब्सेंट हो गई हूँ क्लास में तो वो मुझे बता देती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर तुम फ्रेंड क्यों नहीं बनाती हो? सर मेरी वाइब मैच नहीं होती। मैं किसी होता है ना कि अब आप इंसान हो, जैसे मैं कम बोलने वाली इंसान हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि सामने वाला भी ना फालतू बातें ना करे। अब उनके घर की बातें चल रही है, सीरियल्स की बातें चल रही है, पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते। तो इसी साल मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता। फिर कॉलेज की, भाई बहन की, ये सब क्या बात करने वाली होती है। तुम्हें क्या लगता था कि क्लास में सबसे अच्छा परफॉर्म कौन करेगा? स्पंदन ऑब्वियसली, उसके हर टेस्ट में फुल आते थे, सबसे अच्छा इंटेलिजेंट था क्लास में। तो तुम्हें कभी स्पंदन को देख करके डिमोटिवेशन हुआ कि वो तो मतलब कुछ भी कर जाता है और मतलब मुझसे नहीं हो पाता? सर स्पंदन को तो वो तो हाई लेवल का था, मैं उसके लेवल का तो सोचती भी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो तो रैंक 1 है। मेरे को यही लगता था कि वो रैंक 1 है। ऑफकोर्स उसकी रैंक 2 आई है, लेकिन मेरे लिए वो रैंक 1 ही था। तो क्योंकि ऑफकोर्स उसके हाई लेवल एकदम काफ़ी इंटेलिजेंट था, लेकिन हाँ कुछ बच्चों से लगता था सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता था मुझे, कि जैसे पार्थ है और भव्या है। सर भव्या की बेसिक इतनी स्ट्रांग है कि वो कैलकुलेशन देख के कर लेती है। अब भाई मुझे पेन पेपर उठा के कैलकुलेशन करनी पड़ती थी। तो बस इन्हीं सब से ऐसा लगता था कि मेरे को भी ऐसे होना चाहिए कि मैं देखकर कैलकुलेशन कर लूँ। वो 2023 वाले बैच में तुमने पढ़ाई नहीं की, उसको तो मैं छोड़ देता हूँ। जिस साल तुमने पढ़ाई करनी स्टार्ट की उस ईयर कभी तुमको ऐसा डिमोटिवेशन हुआ कि अब मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा है, ये मैंने गलत डिसीजन ले लिया? सर एक टेस्ट था, उसमें मेरे माइनस में नंबर थे ऑनलाइन। मैं सोची इतना खराब टेस्ट किसका जाता है कि माइनस में नंबर आ जाए। तो मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा मुझसे। मतलब काफ़ी कम, मतलब एक फेज था ऐसा जिसमें टेस्ट में मेरे कंटिन्यूसली कम मार्क्स आ रहे थे। ऑनलाइन ही टेस्ट था, तो अब मैं स्टेप्स वगैरह सही कर रही थी लेकिन आंसर गलत आ रहा था। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार कितने कम मार्क्स आ रहे हैं। तो उसमें लगा कि पता नहीं क्या होगा, ऐसे बार भी कहीं रैंक पीछे चली गई, तो फिर तो मैं गई। मैम ये कभी आपको प्रेशर में फील हुई? हाँ, ये जो इस समय का फेज़ था ना एग्ज़ाम का, तो उस समय पे जब सेकंड बार वो तैयारी करने के लिए यहाँ पर आई, तब उसके बाद से वो थोड़ी सी प्रेशराइज़ रहती थी इस चीज़ को लेकर के। स्पेशली मम्मी मेरी थोड़ी स्ट्रिक्ट है, तो वो ज़्यादा बना के रखती थी प्रेशर, तो वो ज़्यादा मतलब उनके हिसाब से ना तो प्रेशराइज रहते थे। पापा तो मेरे बहुत लाइटली, नहीं इतना टेंशन नहीं लेना, इतना वो नहीं लेना, तो वो थोड़ा देखते थे क्योंकि प्रेशर में थोड़ी बीमार पड़ जाती है। हाँ, ये हमेशा एग्ज़ाम का फियर ऐसा था, इसको बुखार लग जाता है हमेशा ऐसा एग्ज़ाम। और इस बार भी हुआ, एग्ज़ाम से पहले इसको बुखार लग गया था। जी, इसको एक बुखार हो गया था। अरे नहीं, इतना भी नहीं सीरियस था, ठीक है। हाँ, इसको अब ऐसे बताओ तो फिर ऐसे करे, ऐसा मतलब ऐसा रिएक्शन देती है। बट हम लोग देखते हैं ना, तो हम लोग को टेंशन होने लग जाता है कि कहीं एग्ज़ाम ऐसा नहीं बुखार के चक्कर में गलत दे दे या फिर सही से फोकस नहीं हुए, तो हमें टेंशन होने लग जाती है। इतना भी हम प्रेशर नहीं देना चाहते, बट हाँ थोड़ा सा रहता है कि हाँ नहीं, कभी कभी प्रेशर में बच्चा काम नहीं करता है बिना प्रेशर के, तो वो उनमें से भी है ये कि बिना प्रेशर बनाना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। तो ये ऐसा कोई प्रेशर की बात नहीं, शुरुआत से पढ़ाई करती नहीं मैं, लास्ट के 3-4 मंथ से प्रेशर तो आएगा ही ना। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक मैंने तुमको फील किया कि तुम सोशल मीडिया से बहुत कट ऑफ हो एकदम। बिल्कुल कट ऑफ सर, इंस्टाग्राम का अकाउंट भी नहीं है मेरे पास। मतलब मैंने ऐसा फील, फेसबुक का आज तक नहीं है ना, इंस्टाग्राम आज तक है, ऐसा कोई सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही नहीं है। लास्ट टू लास्ट ईयर जो तुम्हारी रैंक 526 आई, उसमें ऐसी क्या गड़बड़ की
सोशल मीडिया तुम यूज करती नहीं हो, इंट्रोवर्ट तुम हो, कार्टून देखती थी क्या तुम? सर एक्चुअली बात है, जिस तरह का मेरा बिहेवियर है ना, तो सबको यही लगता है कि मैं बहुत पढ़ाकू होंगी, बात नहीं करती, फालतू बात करना पसंद नहीं करती, तो सबको यही लगता है कि शायद मैं बहुत पढ़ाकू होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है सर। सोशल मीडिया के अलावा मेरे को एक और काम सबसे ज़्यादा पसंद है, वो है सोना। सोती भी बहुत है सर मैं सोती रहती थी बस। मैम आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ जी। कि अक्सर मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं 10th के बाद की बात, उनका 1 साल ड्रॉप हो जाता है, तो बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा 1 साल ख़राब हो जाएगा। पेरेंट्स इवन कि सर 1 साल ख़राब हो जाएगा बच्चे का 1 साल नहीं ख़राब होना चाहिए। निकिता का 2 साल ख़राब हुआ, 3 साल का डिप्लोमा 1 साल तुम्हारा बैक रह गया, 1 साल लीट में अच्छी रैंक नहीं आ पाई। कभी आप लोग का प्रेशर नहीं रहा कि इतना, मतलब एक तो गर्ल्स कैंडिडेट है वैसे ही प्रेशर होता है, और दूसरी तरफ 2 साल ख़राब हो गए, तो कभी आप लोगों ने नहीं सोचा कि इसका कहीं भी एडमिशन करवा दिया जाए? वो ड्रॉप आउट तो हमें तो इतना लगा कि हमें लग रहा था कि हम लोगों को तो लगता ही है कि हाँ मैंने तो ग्रेजुएशन लगातार ऐसे करके ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद भी अगर ग्रेजुएशन के बाद ऐसा लगता है कि हाँ उसके बाद अगर आपने कुछ ड्रॉप लिया तो समझ में आता है कि नहीं, समझ में आता है कि हाँ बहुत चीज़ें, पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा बर्डन वाली, तो उस समय समझ में आता है। बट इस ड्यूरेशन में ड्रॉप लेना थोड़ा सा हमें लगा, तो हमें लगा कि डिप्लोमा थोड़ा शायद, क्योंकि हमने किया नहीं, तो हमें लगा कि हाँ उसमें मैथ्स वगैरह ज़्यादा कुछ होगा एडवांस, तो हमें लगा ठीक है चलो कोई बात। इस चीज़ में ध्यान देने वाली मेरी बीच वाली बहन है, वो इस चीज़ पे बड़ा प्रेशर बनाती है कि तुमने ड्रॉप किया, तुमने ऐसे किया वैसे किया, तो उससे इस बात पे लड़ाई होती थी, इसकी उसकी बनती नहीं थी इसी बात पे कि तुमने ड्रॉप किया, ऐसे किया वैसे किया, तुमने ये ख़राब किया, फीस ख़राब किया तुमने, ऐसे ख़राब किया तुमने, साल ख़राब किया। वो पापा कुछ नहीं बोलते थे, वो मेरे ऊपर चढ़ जाते थे कि फीस लगाया बर्बाद कर दिया, फीस लगाया बर्बाद कर दिया। और जब इसका रिजल्ट आया तो रोई भी वही है, ये हम लोग तो ठीक थे, चिल, घर में सारा सब ठीक, रोने लग गई थी वो बीच वाली बहन हमारी कि रिजल्ट इसका अच्छा आया तो रो हो रही है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इसके रिजल्ट आने से सबसे ज़्यादा खुश बीच वाली बहन है। निकिता, तो तुम्हारे ऊपर कभी प्रेशर नहीं आया? सर ड्रॉप जो लिया था मैंने, हाँ। सर मेरे अगर मैं वैसी इंसान होती कि दोस्तों के साथ घूम रही है, ज़्यादा बातें करने वाली, खाली रात भर, मतलब होता नहीं कि कुछ लड़कियां अलग से ही दिखती है फैशन वगैरह करके, कि उनका ध्यान ही कहीं फोकस नहीं है, तो मैं उस टाइप के इंसान शुरू से ही रही थी। तो पापा थोड़ा विश्वास करते थे कि ये थोड़ी पढ़ने में कमज़ोर ज़रूर होगी, लेकिन ये अपनी तरफ से कोशिश करती है, तो इसलिए पापा सिर्फ इतना कहते थे कि पढ़ो बेटा, अगर एग्ज़ाम में मार्क्स ही नहीं आएंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है। मेरे पापा हमेशा प्यार से समझाते हैं, कभी डांट के नहीं समझाते। हाँ, उन्होंने बोला कि तुम्हें हम जैसा नहीं बनना है, आगे जाना है, अपने मतलब मेरे कज़न्स वगैरह जो भी बीटेक कर चुके हैं उनसे भी आगे जाना है। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ ठीक है पापा, मैं पढ़ती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। मैं वैसे पापा की बात को सीरियसली लेती थी, लेकिन होता ना कि पढ़ते समय हो जाता था कुछ, ध्यान भटक जाता था, तो फिर मन नहीं करता था पढ़ने का कभी कभी, तो मैं छोड़ देती थी। लास्ट में तो वैसा ही हुआ था। मैं ये क्वेश्चन तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो 1 साल के ड्रॉप को ना संभाल नहीं पाते हैं, और उस 1 साल के चक्कर में ना वो अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, मतलब जो स्टेप अच्छा होना चाहिए था वो अच्छे स्टेप के बजाय वो बेकार स्टेप की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो मैंने इसीलिए तुमसे पूछा कि कभी तुमको पर्सनली नहीं फील हुआ कि नहीं, मतलब ड्रॉप ले लिया, ये तो मैंने बहुत ब्लंडर कर दिया? रोल मॉडल रहे सर हम भी, मैं, मेरी बीच वाली बहन भी, हम दोनों ने भी ड्रॉप लिया है हमारे टाइम पे कि हाँ, नहीं 10th के नहीं, मैंने ग्रेजुएशन के बाद से ड्रॉप लिया था, फिर उसके बाद मैंने LLB में अभी जा कर के मतलब ये हुआ। तो उसके बाद ये मेरी बीच वाली बहन ने भी नीट की तैयारी कर रही थी, तो नीट में उसने ड्रॉप लिया था,
इसलिए तुमको आइडिया था कि ड्रॉप हम लोग इसके लिए रोल मॉडल बन गए कि हाँ इन लोगों ने लिया है ड्रॉप, तो मैं ले लूँगी तो कोई बड़ी बात नहीं मैम, आपका ड्रॉप ना इसके लिए अच्छा रहा, नहीं तो ये काफ़ी प्रेशर में आ जाती है। सर मैं 526 रैंक लेकर के एडमिशन नहीं लेना चाहती थी सर, सीधा बात यही हो जाती है कि अगर मैं किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेती जहाँ का ना प्लेसमेंट्स के पता है, बस फीस दे जा रहे हैं, ना पढ़ाई का कोई लेना देना, तो फिर ये मेरा ही नुकसान होता। 1 साल ड्रॉप लेने से मेरा नुकसान है। ऑफ कोर्स 1 साल ड्रॉप लेना सही नहीं है, लेकिन अगर आप उससे अगले साल अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो फिर कहीं ना कहीं वो ड्रॉप कवर हो जाता है, पूरी तरीके से ना हो लेकिन उतना गिल्ट नहीं रहता कि आप 3 साल आपने बर्बाद कर दिए किसी और कॉलेज में। लीड की प्रिपरेशन में सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगा? सर टफ सब्जेक्ट मेरे लिए हमेशा से एक ही टफ सब्जेक्ट था, मैथ्स। मतलब मैं कभी मैथ्स को इसमें में नहीं लेती कि मैं इसे छोड़ दूंगी, ठीक है, लेकिन बाकी कंपेयर करें तो मैं मैथ्स को थोड़ा टफ मानती हूँ। लेकिन मैथ्स में कभी मेरे ये नहीं ध्यान में आया कि मैं एग्ज़ाम में मैथ्स को तो काट ही देना है, उसके अलावा बाकी सारा सब्जेक्ट मत करूँगी, नहीं, मैं पूरी अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँगी, मैं पूरा पढ़ के जाऊँगी। लेकिन मेरे अंदर प्रॉब्लम है कि मेरे आंसर सही नहीं आते हैं। जब मेरा लास्ट में जो आंसर होता है वो किसी ना, मैं स्टेप सही करूँगी फिर पता नहीं क्या हो जाता है कैलकुलेशन में कि मेरे आंसर सही नहीं आते, तो इसलिए। लेकिन मैं मैथ्स का पढ़ के गई थी और मैंने कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट भी करे थे, शायद यही वजह थी कि मेरी रैंक इतनी आगे। अच्छा निकिता, एक बात बताओ कि जितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, सबसे ज़्यादा तुमने किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी? मैकेनिक्स को सर। मैकेनिक्स को, उसके बाद? फिर उसके बाद मैंने प्रायोरिटी दी रीजनिंग को। उसके बाद? उसके बाद मैथ्स को। कंप्यूटर कहाँ गया बेटा? सर मैं CSC ब्रांच से ही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 50% CS का सार आता ही है पहले से ही, तो मैं लास्ट में अगर 10 दिन भी पढ़ लूँगी कंप्यूटर तो मुझे लगता है हो जाएगा। लेकिन मेरे लिए मैकेनिक्स थोड़ी नई थी शुरुआत से ही, तो इसीलिए मैंने मैकेनिक्स पे इस बार ज़्यादा ध्यान दिया था। और एग्जाम में तुमने सबसे पहले कौन सा पोर्शन अटेम्प्ट किया? मैकेनिक्स का। अरे वाह। मुझे लगता है मैकेनिक्स में या तो आंसर आता है या तो आपको नहीं आता है, तो इसलिए पहले वो अटेम्प्ट किया। फिर उसके बाद में रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग थोड़ा सा ईजी हो जाता है, लेकिन क्या ना कि सर मैं मैकेनिक्स को लास्ट मोमेंट पे भी पढ़ के गई थी, तो इसीलिए मैंने पहले मैकेनिक्स अटेम्प्ट किया, क्योंकि मुझे उसके क्वेश्चन काफ़ी देख के लग रहा था अरे बन रहे। और सबसे अच्छा पोर्शन गया कौन सा तुम्हारा? सर मैकेनिक्स। अरे वाह। अच्छा निकिता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में क्या बोलोगी? वो बहुत ज़रूरी है सर। मैं लास्ट में प्रीवियस पेपर का ही टेस्ट लिया था। हाँ। तो उसको तुमने कितना सीरियस होकर दिया था? सर मैंने इस बार सारे क्वेश्चन जो भी आपने दिए सारे सीरियसली सॉल्व किए, चाहे आपने क्वेश्चन लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए हो या फिर आपने प्रैक्टिस पेपर दिए हों। यही रीजन है 68 का। अब अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहती हूँ? सचमुच मेरे फैमिली में ये चाहते हैं कि मैं 10 साल, मैं भी यही चाहती हूँ कि अगर 10 साल के अंदर मैं इंडिया छोड़ दूँ, लेकिन अगर आप 5 साल का कंपेयर करो तो 5 साल में मैं एक ऐसी अच्छी कंपनी में अच्छी सैलरी के पैकेज में जाना चाहती हूँ जहाँ पर मैं अपना, जैसे मुझे घूमने का शौक़ है तो, लेकिन मैंने आज तक कभी दिल्ली के बाहर घूमने नहीं गई, तो चाहती कि मैं कई नई जगह पे घूमने जाऊँ। तो सीधा इंडिया से बाहर? हाँ। तो अपने पैसों पे मम्मी पापा को भी घुमाने ले जाऊँ, तो इतना कमाना चाहती हूँ कि सब चीज़ करके भी मेरे पास सेविंग्स बचे। सोच ऊंची है, कर भी जाओगे डेफिनेटली। इन द लास्ट निकिता, जो 2025 के एस्पिरेंट्स हैं उनको तुम क्या बोलना चाहोगे? सर मैं कहूँगी कि अगर तुम सीरियस अभी नहीं होगे तो फिर अगले साल भी यही रहेगा। तुम्हें बहाना, पहले तो खुद से बहाने बनाना बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम खुद से झूठ बोलोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। बस फोकस रहो, शुरुआत से ही सब चीज़ लेके चलो, कि शुरुआत से अगर तुम थोड़ा करना शुरू करोगे तो एंड में जाकर तुम्हारे पास बहुत कम ऐसा बचेगा कि जो तुमने नहीं किया है। और जो चीज़ तुम्हें इजी लगती है पहले
ऐसा नहीं कि तुम्हें इजी लगती है तो तुम यही पहले करो, जो मुश्किल लगती है तुम्हें वो भी करना ही होगा अगर तुम अच्छी रैंक जाना चाहते हो। कि सब यही सोचते हैं कि मुझे जो पहले आता है पहले मैं वो करूँगी, लेकिन अगर तुम यही सब पहले करोगे, जो जैसे रीजनिंग अगर सबको ईजी लगती है तो पहले सब रीजनिंग करने की सोचेंगे, और इसी में ये तो सब करके आ जाते हैं पेपर में। अगर तुम एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचोगे तो रैंक अच्छी कैसे आएगी।